बच्चों लास्ट की वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन किया था अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस के बारे में, जहां पर हमने डिस्कशन किया था कि टू टाइप्स की क्या होती है केमिकल इक्वेशंस होती हैं। एक को आप क्या बोलते हो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड सेकंड वाले को आप क्या बोलते हो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आफ्टर दिस बच्चों हमने डिस्कशन किया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। कुछ केमिकल रिएक्शंस की जो टाइप्स थे वो मैंने आपको बता दी थी, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, डीकम्पोजिशन रिएक्शन था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन था और क्या था एंडोथर्मिक रिएक्शन। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं रिमेनिंग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों विद द फिफ्थ केमिकल रिएक्शन, जिसका नेम क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नाउ आप लोग ध्यान से देखो, इसके नेम में क्या रहा है डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। ठीक है, मतलब ये आपके पास वो रिएक्शन है जहाँ पे क्या होने वाली है डिस्प्लेसमेंट होने वाली है। क्या होने वाली है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स हम ये बोलते हैं टू टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं। एक को आप क्या बोलते हो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स और एक को हम क्या बोलते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो वो रिएक्शंस जहाँ पर एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सोल्यूशन में से या फिर कंपाउंड्स में से डिस्प्लेस कर दे, उसी को आप क्या बोलते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो मतलब इनका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या बना, दीज आर द रिएक्शंस इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन और कंपाउंड, उनको आप क्या बोल दोगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब आपका यहाँ पे कंफ्यूजन ये बन सकता है कि जो भी आपको गिवन एलिमेंट्स हैं उसमें से हम कैसे पता करें कि कौन सा एलिमेंट मोर रिएक्टिव और कौन सा लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए हमारे पास क्या होती है रिएक्टिविटी सीरीज होती है एलिमेंट्स की, मेटल्स की, उसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज है इसको आप एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हो एंड मेनली आप इसके लिए पढ़ते हो इन द चैप्टर नंबर 3, जो कि आपके पास है मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे रफली आइडिया दे देता हूँ जहाँ से आप आसानी से जज कर सकते हो, गैस कर सकते हो कि जो गिवन एलिमेंट है वो हमारे पास मोर रिएक्टिव बनेगा या फिर लेस रिएक्टिव बनेगा। लिखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स। पोटेशियम आपका मोस्ट रिएक्टिव होता है, देन हमारे पास आता है सोडियम, फिर आप लिखते हो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, अभी आ जाएगा जिंक, Fe आयरन, निकल, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और ये प्लेटिनम। ये हमारे पास क्या रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल बोली जाती है। एक्चुअली इसका डेफिनेशन भी होता है, डेफिनेशन में आप ये बोलते हो रिएक्टिविटी सीरीज हमारे पास मेटल्स की अरेंजमेंट है। ठीक है, जहाँ पर आपने क्या किया है टॉप से बॉटम की तरफ मेटल्स को अरेंज किया है, और कैसे अरेंज किया है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। इसका मतलब ये हुआ अगर आप टॉप से बॉटम की तरफ जाओगे तो जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव होता है, सोडियम लेस रिएक्टिव होता है, मैग्नीशियम और लेस रिएक्टिव बन जाएगा। इस तरह से बच्चों ये हमारे पास ऑर्डर क्या आएगा फॉलो होएगा। ठीक है, अगर आपको किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के बीच में रिएक्टिविटी का कंपैरिजन करना है तो आप उन दो एलिमेंट्स को यहाँ पे देखो। ठीक है, वो एलिमेंट जो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर ऊपर आ रहा है, कहाँ रहा है ऊपर, वो तो बनेगा मोर रिएक्टिव, एंड जो नीचे आ रहा है वो क्या बन जाएगा लेस रिएक्टिव। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा बताओ मैग्नीशियम है एल्यूमिनियम है, दोनों में से मोर रिएक्टिव कौन बनेगा। ठीक है, सिंस मैग्नीशियम की पोजीशन क्या आ रही है ऊपर आ रही है इन द रिएक्टिविटी सीरीज, तो मैग्नीशियम कैसा बन जाएगा मोर रिएक्टिव बन जाएगा। लेकिन जो एल्यूमिनियम है इन द रिएक्टिविटी सीरीज वो कैसा आ रहा है नीचे आ रहा है, तो क्या बन जाएगा लेस रिएक्टिव बन जाएगा। सेम मैंने पूछा जिंक है और आपके पास Fe है आयरन, बताओ दोनों में से मोर रिएक्टिव कौन बनेगा। सेम आप बोलोगे जिंक है वो हमारे पास इन द सीरीज क्या आ रहा है ऊपर आ रहा है, तो जिंक क्या बन जाएगा मोर रिएक्टिव बन जाएगा और Fe क्या बन जाएगा लेस रिएक्टिव। ठीक है, होप आप इस रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पर किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के बीच में रिएक्टिविटी का कंपेरिजन कर सकते हो। अभी बच्चों हम लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने यूज़ किया Fe सॉलिड एंड आपके पास सोल्यूशन है किसका कॉपर सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन, जो कि हमारे पास क्या होता है ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है ब्लू कलर का। ठीक है, देखो बच्चों होता क्या है, जैसे ही आप Fe सॉलिड की रिएक्शन करवाओगे विद द कॉपर सल्फेट, सिंस Fe मेटल क्या होती है हमारे पास मोर रिएक्टिव, एंड जो कॉपर होता है ये हमारे पास कैसा होता है लेस रिएक्टिव मेटल। आप क्या बोलोगे सिंस Fe मेटल क्या हमारे पास कॉपर मेटल के कंपेयर में मोर रिएक्टिव है, तो यहाँ पे क्या हो सकती है डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन हो सकती है, और वो होगी भी। Fe क्या करेगा यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, वो मेटल जो कि डिस्प्लेस होती है वो अलग से निकल जाती है, कॉपर सॉलिड अलग से निकल गया, एंड कॉपर की पोजीशन पे आपके पास क्या आ जाएगा Fe आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली सोल्यूशन किसका बना
FeSO4 का एक्वा सोल्यूशन। एंड ये सोल्यूशन कैसा होता है, ग्रीनिश, आप बोल सकते हो लाइट ग्रीन इन द कलर। ठीक है, जब भी आप Fe सॉलिड को पुट करोगे इन द कॉपर सल्फेट एक्वा सोल्यूशन जो कि हमारे पास ब्लू होता है इन द कलर, इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। सिंस Fe मेटल क्या होता है, मोर एक्टिव होता है कॉपर के कंपेयर में, दैट इज वाई Fe क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। एंड फाइनली जो सोल्यूशन बनेगा किसका आएगा, FeSO4 का, जो कि क्या होता है, ग्रीनिश इन द कलर। यहाँ से हमारा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन कैसा बनता है, बोलेगा What happened when iron nails are dipped in the copper sulfate solution? क्या होता है जब आप लोहे की कीलों को डुबो देते हो, कहाँ पर, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर। बहुत इजी है। अगेन आप क्या बोलोगे, लोहे की कीलों में क्या आएगा, ऑब्वियस है लोहा आएगा। लोहा का मतलब हो गया आयरन। सिंस आयरन क्या होता है, मोर एक्टिव होता है कॉपर के कंपेयर में, तो जैसे आप लोहे की कीलों को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप कर दोगे, इस कंडीशन के अंदर आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करने का काम करेगा। ठीक है, फाइनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होएगा। एंड आफ्टर द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे पास फॉर्मेशन होगा कॉपर सॉलिड का और FeSO4 एक्वस का। ठीक है, सिंस FeSO4 एक्वस क्या होता है, दिखने में अगेन ग्रीनिश होता है इन द कलर, दैट इज वाई सोल्यूशन का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। इनिशियली क्या था, ब्लू इन द कलर, फाइनली क्या बन जाएगा, लाइट ग्रीन इन द कलर। ठीक है, ये थे बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन द Fe मेटल और कॉपर मेटल। फॉर एग्जांपल ले जिंक सॉलिड, सेम आपके पास सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन। ठीक है, जिंक मेटल आ गई, कॉपर मेटल आ गई, आसानी से बता सकते हो विच इज़ मोर रिएक्टिव। जिंक मेटल क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। सिंस अगेन ये जो हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज है वहाँ पे कहाँ आता है, टॉप पे आता है। ठीक है, कॉपर के कंपेयर में कहाँ आता है, टॉप पे आता है, दिख रहा है आपको। सिंस जिंक मेटल क्या मोर एक्टिव है कॉपर के कंपेयर में, अगेन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। फिर से कॉपर डिस्प्लेस हो गया, अलग से निकल जाएगा और फाइनली सोल्यूशन किसका बनेगा, जिंक सल्फेट का बन जाएगा एक्वा सोल्यूशन ZnSO4। एंड ये सोल्यूशन कैसा होता है, कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस। ठीक है, तो यहाँ से हमारा देखो क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है व्हाट हैपेंड व्हेन ए जिंक रोड इज डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था, आयरन के लिए था, Fe के लिए था। अभी जो क्वेश्चन है किसके लिए, जिंक रोड के लिए, मतलब जिंक मेटल के लिए है। क्या होता है, अगर आप कोई जिंक रोड है उसको डिप कर दो, कहाँ पर, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर। वही बात, जिंक मेटल क्या होता है, मोर एक्टिव होता है कॉपर के कंपेयर में, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। एंड आफ्टर द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा जिंक सल्फेट सोल्यूशन का, जो कि कैसा होता है, कलरलेस होता है। मतलब इनिशियली जो सोल्यूशन आपको दिख रहा था ब्लू इन द कलर, फाइनली उसका रंग कैसा हो जाएगा, कलरलेस, मतलब रंग होगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास एग्जाम्पल बनेगा वो है जिंक सॉलिड प्लस में H2SO4 एक्वस। H2SO4 आपके पास क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे जो हम H2SO4 यूज़ कर रहे हैं ये आपके पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट एसिड है। देखो अगेन यहाँ पर जिंक मेटल आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। चेक करो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, जिंक हाइड्रोजन विच इज़ मोर एक्टिव। अगेन जिंक हमारे पास क्या मोर एक्टिव है एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। जिंक मेटल क्या करेगी, यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगी। एंड ये जो हाइड्रोजन डिस्प्लेस होएगी ये आपके पास निकलेगी H2 गैस की फॉर्म में। ठीक है, फाइनली जो सोल्यूशन बनेगा किसका बनेगा, जिंक सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन। आगे बात समझ में, सेम आप लिख सकते हो फॉर द Fe मेटल, Fe सॉलिड, अगेन आपके पास क्या आ गया, डाइल्यूट एसिड आ गया H2SO4। फिर से आप क्या बोलोगे कि जो Fe मेटल है वो हमारे पास हाइड्रोजन के कंपेयर में क्या होती है, मोर रिएक्टिव होती है। चेक कर सकते हो अगेन इन द रिएक्टिविटी सीरीज, Fe ये रहा, हाइड्रोजन ये रहा। सिंस Fe की पोजीशन क्या फिर से ऊपर आ रही है, तो Fe हमारे पास क्या बनेगा, मोर एक्टिव एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन। Fe क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। वही बात, ये जो हाइड्रोजन निकलेगी ये आपके पास निकलेगी गैस की फॉर्म में। फाइनली जो सोल्यूशन बनेगा यहाँ पर वो बन जाएगा आपके पास FeSO4 का एक्वा सोल्यूशन। अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बताओ, अगर मैं रिएक्शन करवाऊँ कॉपर सॉलिड की विद द H2SO4 तो क्या बनना चाहिए। ठीक है, अगर मैं कॉपर की रिएक्शन करवाता हूँ विद द डाइल्यूट एसिड फिर क्या होगा। ध्यान से देखो बच्चों,
कॉपर हाइड्रोजन से क्या आता है, नीचे आता है, मतलब कॉपर क्या आ गया, लेस रिएक्टिव हो गया एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन। ठीक है, हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन में ये किया है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना कभी भी जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है मोर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। कॉपर लेस रिएक्टिव है, हाइड्रोजन कॉपर के कंपेयर में क्या है, मोर रिएक्टिव है। ठीक है, सिंस ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है हाइड्रोजन, इसका मतलब यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो आप बोलोगे नो रिएक्शन। एंड यहाँ पर नो रिएक्शन का मतलब हो गया कि H2 का लिबरेशन नहीं होने वाला। ठीक है, आपसे वेरी शॉर्ट के अंदर ये MCQs में पूछा जा सकता है, बोल सकता है कि बताओ कॉपर मेटल है और आपके पास Fe मेटल है, बताओ दोनों में से ऐसी कौन सी मेटल है जो डाइल्यूट एसिड से H2 निकाल सकती है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, डाइल्यूट एसिड से H2 वही मेटल निकाल सकती है जो कि हाइड्रोजन के कंपेयर में क्या होगी, मोर रिएक्टिव। ठीक है, फिर आपको पता है कि जो Fe मेटल है ये हमारे पास क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं हाइड्रोजन के कंपेयर में। इसका मतलब फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड यही हमारे पास H2 को निकाल सकती है, कॉपर अब वो H2 को नहीं निकाल सकता। ठीक है, इनफैक्ट जितने भी मेटल्स इन द रिएक्टिविटी सीरीज हाइड्रोजन से ऊपर आ रही है वो सभी के सभी मेटल्स क्या है, हाइड्रोजन के कंपेयर में मोर रिएक्टिव है। एंड वो सभी के सभी मेटल्स क्या है, जब भी रिएक्शन करेगी विद द डाइल्यूट एसिड्स क्या निकालेंगी, H2, क्या निकालेंगी, H2। ठीक है, एंड वो मेटल्स और एलिमेंट्स जो हमारे पास हाइड्रोजन से नीचे आ रहे हैं इन द रिएक्टिविटी सीरीज वो सभी के सभी हाइड्रोजन के कंपेयर में क्या लेस रिएक्टिव है। मतलब ये सभी जो एलिमेंट्स हैं अगर आप इनकी रिएक्शन करवाते हो विद द डाइल्यूट एसिड्स ये रिएक्शन करेंगे ही नहीं, इनफैक्ट ये H2 नहीं निकाल सकते। हो जाएगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट मैंने यहाँ लिखा बच्चों 2Al सॉलिड Fe2O3 सॉलिड। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने वाली है। एक मेटल कौन सा है, एल्यूमिनियम, दूसरा आपके पास कौन सा है, Fe। ठीक है, अगेन एल्यूमिनियम क्या होता है, Fe के कंपेयर में मोर रिएक्टिव होता है। यहाँ से Fe क्या आएगा, डिस्प्लेस होगा एंड Fe की पोजीशन पे क्या जाएगा, एल्यूमिनियम। लगाओ, ये बना Al2O3 प्लस में 2Fe लिक्विड। ठीक है, एल्यूमिनियम है, Fe के कंपेयर में मोर रिएक्टिव होता है, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, Fe को डिस्प्लेस करेगा। फाइनली हमारे पास बनेगा Al2O3 सॉलिड प्लस में Fe लिक्विड। रिमेंबर ये रिएक्शन क्या होती है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, ड्यू टू द एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ दिस रिएक्शन ये जो हमारे पास Fe बनता है ये बनता है मोल्टन फॉर्म में। कैसा बनता है, मोल्टन फॉर्म में। एंड इस रिएक्शन का एक स्पेसिफिक नाम भी है, इसको आप बोलते हो थर्मिट रिएक्शन। आप इसको बोलते हो थर्मिट रिएक्शन या आप इसको बोलते हो थर्मिट वेल्डिंग। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, इस रिएक्शन का हम यूज़ करते हैं वेल्डिंग पर्पज़ के लिए। ठीक है, मशीनरी पार्ट्स हैं, ये जो रेलवे के हमारे पास पार्ट्स होते हैं, ठीक है, रेलवे जो लाइंस होती है उसके जो पार्ट्स होते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, थर्मिट रिएक्शन का। थोड़ा बता ही देता हूँ, जब भी आप थर्मिट रिएक्शन करवाओगे आप क्या करोगे, Fe2O3 यूज़ करते हो सॉलिड के फॉर्म में एंड इसकी रिएक्शन होती है विद द एल्यूमिनियम। ठीक है, सिंस एल्यूमिनियम मेटल क्या होती है, हाईली रिएक्टिव होती है एज कम्पेयर टू द Fe, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होएगा। आफ्टर द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपके पास बनेगा Fe प्लस में लार्ज अमाउंट में क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, क्योंकि रिएक्शन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। इस रिएक्शन के अंदर हीट एनर्जी इतनी ज़्यादा निकलती है कि जो हमारे पास Fe बनता है एट द टाइम वो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, वो मोल्टन फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, एंड इसी मोल्टन Fe का भी यूज़ कर लेते हो पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए, वेल्ड करने के लिए। ठीक है, सिंस इस रिएक्शन का हम यूज़ करते हैं फॉर द वेल्डिंग पर्पज़, दैट इज़ वाई इसको आप समटाइम्स थर्माइट वेल्डिंग के नाम से भी जानते हो। ठीक है, ये थे बच्चों हमारे पास फिफ्थ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एग्जाम्पल भी करते हैं, Cl2 गैस 2 kBr, ये आपके पास सॉलिड हो गया, सॉरी इसका एक्वा सोल्यूशन लो, आपके पास क्या बनेगा 2 KCl एक्वस प्लस में Br2 गैस। ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है एंड यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, ब्रोमीन आ रहा है। क्लोरीन और ब्रोमीन ये हमारे पास क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा कि मेटल्स के अंदर एक रिएक्टिविटी सीरीज़ बनती है, वैसे जो नॉन मेटल्स है इनमें भी क्या बनती है, रिएक्टिविटी सीरीज़ बनती है। अभी के लिए आप लोग ध्यान रखो कि जो फ्लोरीन हमारे पास नॉन मेटल है ये मोर रिएक्टिव होता है क्लोरीन से, जो क्लोरीन है वो मोर रिएक्टिव होता है ब्रोमीन से, और जो ब्रोमीन है ये आपके पास मोर रिएक्टिव हो जाएगा किससे, आयोडीन से। किससे, आयोडीन से। ठीक है, क्लोरीन जो नॉन मेटल है वो ब्रोमीन के कंपेयर में क्या होती है, मोर रिएक्टिव होती है। तो क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ से ब्रोमीन को डिस्प्लेस करेगा।
जैसे ब्रोमीन डिस्प्लेस होएगा आपको मिल जाएगा Br2, ठीक है। एंड Br की पोजीशन पे क्या जाएगा Cl, क्या जाएगा Cl, ठीक है। तो ये थे बच्चों हमारे पास कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल्स, कर लेना, आसान है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी पूरी हो चुकी है। अभी हम करते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? ऐसी कोई भी रिएक्शन जहाँ पर आयंस के बीच में क्या होता हो, एक्सचेंज होता हो, क्या होता हो, एक्सचेंज होता हो, उसी को आप क्या बोलते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डेफिनेशन आप लोग ये लिखते हो, दीज आर द रिएक्शंस इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस। ये हमारे पास वो रिएक्शन है जहाँ पर आयंस के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। क्या होता है, एक्सचेंज। आयंस आपस में क्या करेंगे, अदला बदली करेंगे। उसके बाद जो आपको रिएक्शन देखने को मिलता है वही हमारे पास क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन होता है। समझते हैं। मान लो आपके पास 2 कंपाउंड्स हैं, एक हमारे पास क्या है AB, दूसरा आपके पास क्या है CD। रिमेंबर, किसी भी कंपाउंड के अंदर जो पहला आयन होता है वो हमेशा एक पॉजिटिव आयन होता है एंड दूसरा आयन हमेशा क्या होता है, एक नेगेटिव आयन। पहले वाले पे पॉजिटिव, दूसरे वाले पे क्या आता है, नेगेटिव आता है। अभी आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर एक्सचेंज दिखाना है। या तो आप पॉजिटिव आयंस के बीच में दिखाओ एक्सचेंज, या फिर आप दिखाओ नेगेटिव आयंस के बीच में एक्सचेंज। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को करने का ट्रिक यही है, आप पॉजिटिव आयंस में दिखा दो एक्सचेंज या फिर नेगेटिव आयंस में एक्सचेंज। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपने कभी भी एक पॉजिटिव आयन का एक्सचेंज विद द नेगेटिव आयन नहीं दिखाना है, या फिर जो नेगेटिव आयन का एक्सचेंज है विद द पॉजिटिव आयन नहीं दिखाना है। पॉजिटिव वाला एक्सचेंज करेगा तो किससे, पॉजिटिव से। नेगेटिव वाला करेगा तो किससे, नेगेटिव से। हम क्या करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस के बीच में दिखाते हैं एक्सचेंज। ए पॉजिटिव और दूसरा क्या है, सी पॉजिटिव। जहाँ पर सी पॉजिटिव है वहाँ जाएगा ए पॉजिटिव, एंड जहाँ पर ए पॉजिटिव है वहाँ पर आ जाएगा सी पॉजिटिव। ध्यान से देखो, जैसे ए पॉजिटिव की जगह पर ये सी पॉजिटिव जाएगा तो कंपाउंड क्या बन जाएगा आपके पास, CB। एंड जैसे सी पॉजिटिव की जगह पे जाएगा ए पॉजिटिव, कंपाउंड क्या बन जाएगा आपके पास, AD। क्या बन गया, AD, ठीक है। अब ये रिएक्शन आपके पास कंप्लीट हो चुकी है। इसी को मैं बोलता हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन, ठीक है। ऐसी कोई भी रिएक्शन अगेन जहाँ पे इसके बीच में आपको एक्सचेंज देखने को मिलता हो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, आपके पास है BaCl2 का एक्वा सॉल्यूशन, आपके पास है यहाँ पे सोडियम सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन। सोडियम सल्फेट क्या होता है आपके पास, Na2SO4। जनरली जितने भी हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शंस होती हैं ये एक्वा सॉल्यूशंस में होती हैं। कहाँ होती है, एक्वा सॉल्यूशंस के अंदर। ध्यान रखना, BaCl2 और Na2SO4, पहला आयन कौन सा बनेगा, पॉजिटिव, दूसरे वाला नेगेटिव। ये आपके पास पॉजिटिव और ये क्या बनेगा, नेगेटिव। हम क्या करेंगे, जो पॉजिटिव आयन से वहाँ पे दिखा देते हैं एक्सचेंज। जैसे आपका एक्सचेंज कंप्लीट होगा रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट। जहाँ पर Na पॉजिटिव है वहाँ जाएगा Ba पॉजिटिव, एंड जहाँ पर Ba पॉजिटिव है वहाँ कौन जाएंगे, Na पॉजिटिव आयन। ध्यान से देखो, Na पॉजिटिव आयन गया वहाँ पे क्या आ गया, Ba पॉजिटिव। तो बोलो क्या बनेगा, BaSO4, ठीक है। ये बनता आपके पास सॉलिड की फॉर्म में। जहाँ पर Ba पॉजिटिव था वहाँ पे आपके पास क्या आ गया, Na पॉजिटिव। कितने Na पॉजिटिव आ रहे हैं, 2 Na पॉजिटिव, 2 Na पॉजिटिव और 2 Cl नेगेटिव। बताओ कौन सा कंपाउंड बनता है, NaCl, ठीक है। ये आपके पास बन गया NaCl का एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। हमने दोनों जो पॉजिटिव आयंस थे Na पॉजिटिव और Ba पॉजिटिव, इनके बीच में दिखा दिया एक्सचेंज। रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर ये जो आपके पास BaSO4 बनता है ये एक सॉलिड के फॉर्म में बनता है, एंड इसको आप बोलते हो वाइट PPT। ये आपके पास एक वाइट कलर का क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। क्या होता है, प्रेसिपिटेट। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, देखो बच्चों, बहुत सी रिएक्शंस ऐसे होती हैं जहाँ पर सॉल्यूशंस के अंदर इनसॉल्युबल सॉलिड्स बनते हैं। क्या बनते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड्स। ये जो सॉल्यूशन के अंदर इनसॉल्युबल सॉलिड्स बनते हैं इन्हीं को आप क्या बोलते हो, प्रेसिपिटेट। क्या बोल देते हो, प्रेसिपिटेट, ठीक है। इनडायरेक्टली प्रेसिपिटेट का मतलब हो गया इनसॉल्युबल सॉलिड्स। ऐसे सॉलिड्स जो किसी भी रिएक्शन के अंदर सॉल्यूशन में से ऑटोमेटिक क्या होते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, उनको आप क्या बोलते हो, प्रेसिपिटेट, ठीक है। और करते हैं एग्जांपल। मैंने लिखा यहाँ पर AgNO3 एक्वा सॉल्यूशन है, और एक आपके पास अगेन यहाँ पे है NaCl का एक्वा सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। क्या करेंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव आयंस में एक्सचेंज। जहाँ पर Na पॉजिटिव है वहाँ जाएंगे Ag पॉजिटिव आयंस, एंड जहाँ पर Ag पॉजिटिव है वहाँ जाएंगे Na पॉजिटिव आयन। जैसे Na पॉजिटिव जाएगा Ag पॉजिटिव की जगह पर, बोलो क्या बनेगा? NaNO3। इसका सोल्यूशन बनता है एक्वा सोल्यूशन प्लस Na पॉजिटिव है उसकी जगह पे गया ये वाला Ag पॉजिटिव, बोलो कंपाउंड कौन सा बनेगा? AgCl। मैं यहाँ लिख रहा हूँ AgCl। अगेन ये आपके पास सॉलिड होता है और ये भी हमारे पास एक वाइट PPT की फॉर्म बनती है। ठीक है, ये हो गया आपके पास फिर से डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन। और करें FeS सॉलिड आयरन सल्फाइड प्लस में आपके पास सोल्यूशन है H2SO4 का। ठीक है, ये आपके पास पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आयन SO4 पॉजिटिव पॉजिटिव में कर देते हैं एक्सचेंज। जहाँ पे H पॉजिटिव आयंस हैं वहाँ पे कौन जाएगा? Fe पॉजिटिव। बोलो क्या बन जाएगा? FeSO4 का एक्वा सोल्यूशन। ठीक है, जहाँ पर H पॉजिटिव आयंस थे वहाँ चला गया Fe पॉजिटिव और आपके पास बन गया FeSO4 का एक्वा सोल्यूशन। और ये देखो जहाँ पर Fe पॉजिटिव था वहाँ पर कौन आएंगे? H पॉजिटिव आयंस। जैसे H पॉजिटिव आयंस यहाँ पे आएंगे, कितने H पॉजिटिव हैं? 2 H पॉजिटिव और 1 S नेगेटिव, ये बन जाएगा आपके पास H2S। और ये गैस के फॉर्म में बनता है। कैसा बनता है? गैस की फॉर्म में। ठीक है, और करते हैं NaOH लिखेंगे यहाँ पर। NaOH का एक्वा सोल्यूशन, ये आपके पास एक बेस होता है जिसको आप बोलते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl का एक्वा सोल्यूशन, एसिड हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव, यहाँ पे H पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव। वही बात पॉजिटिव पॉजिटिव है, इसमें एक्सचेंज दिखाएंगे। जहाँ पर H पॉजिटिव है वहाँ पे जाएंगे Na पॉजिटिव, एंड जहाँ पर Na पॉजिटिव है वहाँ पे जाएंगे H पॉजिटिव। ध्यान से देखो, जैसे ही Na पॉजिटिव यहाँ जाएगा H पॉजिटिव की जगह पर, क्या बनेगा? NaCl का एक्वा सोल्यूशन प्लस जैसे ही H पॉजिटिव इस Na पॉजिटिव की जगह पे आएगा आपके पास बनेगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव। रिमेंबर H पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव, इन दोनों आयंस का कॉम्बिनेशन हमेशा आपको क्या देता है? वाटर। क्या देता है? वाटर। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास वाटर, जो कि क्या होगा? लिक्विड। ठीक है, ये थी हमारे पास कुछ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस अगेन जहाँ पे आयंस के बीच में आपको एक्सचेंज देखने को मिले उसी को आप क्या बोलते हो? डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन। मेन बात जो हमें ध्यान में रखनी थी वो सिर्फ ये है कि जब भी हम एक्सचेंज दिखाएंगे या तो दोनों पॉजिटिव आयंस के बीच में दिखाएंगे या फिर दोनों नेगेटिव आयंस के बीच में दिखाएंगे। आपने जो पॉजिटिव आयन है उसका जो एक्सचेंज है विद द नेगेटिव नहीं दिखाना, या फिर नेगेटिव है उसका एक्सचेंज विद द पॉजिटिव नहीं दिखाना है। जितने भी हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शंस हैं जनरली कहाँ पे होती है? एक्वा सॉल्यूशंस के अंदर। ठीक है, फिर मैंने बोला कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऐसे भी होती है, कुछ डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शंस ऐसे भी होती है जहाँ पर आपके पास क्या बनते हैं? PPT बनते हैं। PPT का मतलब प्रेसिपिटेट बनते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेट क्या होते हैं? इनसॉल्युबल सॉलिड्स। ऐसी डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन जहाँ पर इस तरह के PPT बनते हो, प्रेसिपिटेट्स बनते हो, उसको आप बोलते हो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोल देते हो? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मतलब ये जो रिएक्शन बनी फर्स्ट, ये आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट तो है ही, इसके अलावा ये हमारे पास क्या बन जाएगी? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सेम सेकंड रिएक्शन के अंदर भी हमारे पास PPT बना था AgCl का, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगी? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। समटाइम्स हमारा वेरी शॉर्ट या MCQs बन जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना ऐसी रिएक्शंस जहाँ पर एक इनसॉल्युबल सॉलिड का फॉर्मेशन होता हो जिसको आप क्या बोलते हो? प्रेसिपिटेट, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन। जनरली जो हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शंस होती है यही क्या बनती है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस बनती है। अब ध्यान रखना गिवन रिएक्शन हमारे पास प्रेसिपिटेशन वाली है या नहीं है, इसके लिए एक हिंट है। हिंट क्या है? आपको एरो मिलेगा कहाँ पर? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। रिमेंबर बच्चों, अगर आपको किसी भी रिएक्शन के अंदर और किसी भी सब्सटेंस के साथ आपको ये एरो मिलता है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, समझ जाना वो जो सब्सटेंस है वो आपके पास क्या? प्रेसिपिटेट है। क्या है? प्रेसिपिटेट। रिएक्शन को आप क्या बोल दोगे? प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन। ठीक है,
हर डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन आपके पास प्रेसिपिटेशन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, जैसे कि हमने यहाँ प्रूव कर ही दिया है। इन दोनों रिएक्शंस के अंदर किसी भी पीपीटी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, सॉल्यूशंस बन रहे हैं एंड यहाँ पे क्या बन गई गैस एंड यहाँ पे क्या बन गया लिक्विड। वही डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन जहाँ पर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा उसी को आप क्या बोलोगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। गिवन रिएक्शन अगेन हमारे पास प्रेसिपिटेशन है या नहीं है आप कैसे पता करोगे, आपको एरो मिलेगा कहाँ पर, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जिस रिएक्शन के अंदर आपको एरो मिल जाए इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, समझ जाना वो सब्सटेंस कैसा है, एक पीपीटी है, प्रेसिपिटेट है, और रिएक्शन कौन सी बन जाएगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये थी बच्चों हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन। अब हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। बिफोर डूइंग रेडॉक्स रिएक्शन इनिशियली हम मीनिंग समझते हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में जान सकते हो। तो इनिशियली हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज़ रिडक्शन। देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, आप ऑक्सीडेशन के लिए बोलते हो, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, यही हमारे पास एक रिएक्शन होती है। ऐसा कोई भी प्रोसेस या रिएक्शन जहाँ पर किसी सब्सटेंस के अंदर एडिशन होता हो, किसका एडिशन होता हो, ऑक्सीजन का, उसी को आप क्या बोलते हो, ऑक्सीडेशन। डेफिनेशन क्या बन गया, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। जब भी किसी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन होता है उसी को आप क्या बोल देते हो, ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा C+O2, रिजल्ट किसका फॉर्मेशन हुआ, CO2 का। अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखो तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, किस में एडिशन हो रहा है, कार्बन के अंदर, मतलब ये आपके पास होगी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, सिंस इस रिएक्शन के अंदर कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर आप लिख सकते हो 2Mg प्लस में O2, ये आपके पास बन जाएगा 2MgO। ध्यान से देखो फिर से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, इस बार किस में एडिशन हो रहा है, मैग्नीशियम के अंदर, मतलब ये भी आपके पास होगी एक ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। और लिखें, आप लिख सकते हैं यहाँ पर 4Na प्लस में O2, ये बनेगा आपके पास 2Na2O, सोडियम ऑक्साइड। फिर से बच्चों यहाँ सोडियम में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, सोडियम में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पे फिर से क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। बहुत ज़्यादा आसान है, ऐसा कोई भी प्रोसेस या रिएक्शन जहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन होता हो उसी को आप क्या बोलते हो, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। इसके अलावा हमारे पास एक डेफिनेशन और भी बनती है ऑक्सीडेशन की, वो भी आपको करनी है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो हमारे पास ऑक्सीडेशन होता ही है, इसके अलावा आप क्या बोलते हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगर किसी सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो उसका मतलब भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो आप क्या बोलते हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आपके पास कंपाउंड है 2NaH सोडियम हाइड्राइड, जैसे ये ब्रेक होएगा ये बनाएगा 2Na प्लस में H2। अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखो तो जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो रही है, कहाँ से रिमूव हो रही है, फ्रॉम द सोडियम। ठीक है, जो आपके पास हाइड्रोजन है वो रिमूव हो रही है कहाँ से, फ्रॉम द सोडियम। सिंस इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है कहाँ से, फ्रॉम द सोडियम, तो ये आपके पास क्या बन गई, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि आपने बोला जिस सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, मतलब उसी में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सेम जिस सब्सटेंस से हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, अगेन वो हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है, मतलब उसी का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सेम यहाँ पे सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जैसे और करें तो आप इसमें दिखा सकते हो CaH2, उसको हम जैसे ऐड करेंगे कैल्शियम अलग H2 अलग। अगेन इस रिएक्शन के अंदर H2 का, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, कहाँ से, फ्रॉम द कैल्शियम, तो ये भी आपके पास क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो बच्चों बहुत ही ज़्यादा आसान है। ऑक्सीडेशन का मतलब किसी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन, या किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का निकलना, रिमूव होना, वो भी हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अभी आपने जो ऑक्सीडेशन का मतलब है वो जान लिया है। ठीक है, अब आप आसानी से रिडक्शन भी कर सकते हो। नाउ रिडक्शन क्या होता है, एक्चुअल में होता है क्या, जो रिडक्शन होती है हमारे पास क्या होता है, रिवर्स होती है। किसका रिवर्स होती है, ऑक्सीडेशन का। जैसे कि आपने बोला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, आपके पास ऑक्सीडेशन होता है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, आपके पास रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। हम क्या करते हैं, इन्हीं केसेस को उल्टा करके दिखा देते हैं। मैंने लिखा CO2 को आप जैसे डिकम्पोज करोगे क्या बनेगा, C+O2। अगर इस रिएक्शन को मैं ध्यान से देखूँ, रीड करूँ, तो इसके अंदर देखो कार्बन है, वहाँ से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। कार्बन है, वहाँ से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है।
पहले सी के साथ ऑक्सीजन क्या थी, अटैच थी, बट आफ्टर द रिएक्शन सी और ऑक्सीजन क्या हो गए, अलग अलग हो गए। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, रिडक्शन। किसका रिडक्शन हो रहा है, कार्बन का, क्योंकि कार्बन से ऑक्सीजन क्या है, रिमूव। इसके अलावा आप दिखा सकते हो बच्चों, सेम लिखते हैं 2Na2O, इसको मैंने हीट किया, ये आपके पास बन जाएगा Na, ठीक है, Na प्लस में O2। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। कहाँ से रिमूवल हो रहा है, अगेन फ्रॉम द सोडियम। इसका मतलब यहाँ भी क्या आ रहा है, रिडक्शन। ये एग्जांपल आप लिख सकते हो यहाँ पर 2NO, हीट करेंगे तो ये बनाएगा आपके पास N2 प्लस में O2, ठीक है। यहाँ भी ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम द नाइट्रोजन। आफ्टर द रिएक्शन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या हो गए, अलग अलग हो गए, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिमूवल हो गया फ्रॉम द नाइट्रोजन। इसका मतलब यहाँ भी क्या आ रहा है, रिडक्शन। अब जैसे कि आपने सीखा, यहाँ पे दो डेफिनेशन बनी थी ऑक्सीडेशन की, एक तो इन द टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, दूसरी बनी इन द टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के टर्म्स में हमने सीखा अगर किसी सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो उसका मतलब भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, रिमूवल। या उल्टा चलेगा, अगर किसी सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन का क्या होता है, एडिशन। क्या होता है, एडिशन, उसका मतलब क्या होता है, रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। लिखते हैं जैसे Cl2 प्लस में H2, ये आपके पास क्या बना, 2HCl। ध्यान से देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। किस में एडिशन हो रहा है, क्लोरीन के अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, रिडक्शन। और करें N2 प्लस में 3H2, रिजल्ट आपके पास अमोनिया बनती है। फिर से यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। किस में एडिशन हो रहा है, नाइट्रोजन के अंदर, तो ये भी आपके पास क्या होगा, रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हमने कर ली है। थोड़ा सा हम आपके लिए फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है आपके पास, रिडक्शन, लेकिन जो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है वो आपके पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये थे बच्चों हमारे पास रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के टर्म्स। अभी हम कर सकते हैं हमारी रेडॉक्स रिएक्शन। नाउ हम डिस्कशन करते हैं अबाउट रेडॉक्स रिएक्शन। इनिशियली आप लोग ध्यान रखना, रेडॉक्स एक्चुअल में ये जो वर्ड है दो वर्ड से मिलकर बना है। एक को बोलते हो रेड, एंड जो हमारे पास सेकंड वर्ड है वो आपके पास है ऑक्स। यहाँ पर रेड का मतलब होता है रिडक्शन, एंड ये जो ऑक्स वर्ड है इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो आप क्या बोलते हो, आप ये बोलते हो ऐसी रिएक्शंस जहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बिल्कुल साथ में हो। कैसे हो, साथ में, ठीक है। आपको रिएक्शन में रिडक्शन है वो भी देखने को मिलेगा और जो ऑक्सीडेशन है वो भी देखने को मिलेगा। इसी तरह की रिएक्शंस को आप क्या बोलते हो, रेडॉक्स रिएक्शंस। क्या बोल देते हो, रेडॉक्स रिएक्शन। तो डेफिनेशन क्या बना, दीज आर द रिएक्शंस इन विच बोथ रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। ऐसी कोई भी रिएक्शन अगेन जहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों बिल्कुल साथ साथ होते हो, उसी को आप क्या बोलते हो, रेडॉक्स रिएक्शन। जनरली बच्चों ध्यान रखना, वैसे मैंने आपको रिडक्शन है उसके बारे में बता दिया है और जो ऑक्सीडेशन है उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। कोई भी हमारे पास रिएक्शन है वो प्योरली ऑक्सीडेशन की नहीं हो सकती, कोई भी हमारे पास रिएक्शन है वो प्योरली रिडक्शन की नहीं हो सकती। अगर किसी रिएक्शन के अंदर रिडक्शन हुआ है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन भी होगा, और अगर किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन हुआ है तो वहाँ पर रिडक्शन भी डेफिनेटली होगा। तो जनरली हम रिडक्शन या ऑक्सीडेशन के बारे में डिस्कशन कम करते हैं, हम डिस्कशन करते हैं अबाउट रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि कोई भी गिवन रिएक्शन है उसके अंदर हमेशा रेडॉक्स बनेगा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में बनेंगे। अकेला रिडक्शन और अकेला ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अभी रेडॉक्स को हम क्लियर करते हैं बाय सम एग्जांपल्स। इनिशियली मैं लिखता हूँ जिंक प्लस में CO। CO आपके पास क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इसमें आप ऐसे करो, जिंक ऑक्साइड लिखो, जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन, ठीक है। आफ्टर द रिएक्शन आपको मिलेगा जिंक प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड, जिंक प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो बच्चों इस रिएक्शन में हुआ क्या, ZNO, एंड आफ्टर द रिएक्शन आपके पास क्या बना, Zn। इसका मतलब ये हुआ बिफोर द रिएक्शन जिंक के साथ जो ऑक्सीजन थी वो अटैच थी, बट आफ्टर द रिएक्शन ऑक्सीजन क्या होगी, रिमूव होगी, ठीक है। इसका मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ। बताओ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। मतलब रिएक्शन के इस पार्ट में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जहाँ पर ZNO से क्या बन रहा है, Zn बन रहा है। अब यहाँ देखो कार्बन से क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या कार्बन के साथ पहले ऑक्सीजन अटैच था, बिल्कुल नहीं है, दिख ही नहीं रहा। आफ्टर द रिएक्शन क्या आया, ऑक्सीजन आ गया। मतलब कार्बन में किसका एडिशन हुआ है, ऑक्सीजन का, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है आपके पास, ऑक्सीडेशन। मतलब
ये जो पार्ट है रिएक्शन का, यहाँ पे क्या आ रहा है ऑक्सीडेशन, जिसमें C से क्या बन रहा है CO, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों कैसे हो रहे हैं, बिल्कुल साथ साथ हो रहे हैं। इस पोर्शन में क्या हुआ रिडक्शन, इस पोर्शन में क्या हुआ ऑक्सीडेशन, दैट इज़ वाई ये हमारे पास क्या बन जाएगी रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बन जाएगी रेडॉक्स रिएक्शन। और समझें 2Al प्लस में Fe2O3, ठीक है, Fe2O3, ये आपके पास बन जाएगा Al2O3 प्लस में 2Fe। ये रिएक्शन जस्ट मैंने आपको अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, किसके अंदर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर, ठीक है। ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम और यहाँ क्या बना एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बिफोर द रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, बट आफ्टर द रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ क्या अटैच हो रहा है ऑक्सीजन। क्या अटैच हो रहा है ऑक्सीजन। इसका मतलब एल्यूमिनियम में क्या हो गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगेन चेक करो, बिफोर द रिएक्शन Fe के साथ क्या आ रहा है ऑक्सीजन आ रहा है, बट आफ्टर द रिएक्शन ऑक्सीजन क्या आ रही है रिमूव हो रही है ही नहीं ऑक्सीजन। मतलब इस पोर्शन में क्या आ जाएगा रिडक्शन, क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आपके पास क्या होता है रिडक्शन, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या आ गया रिडक्शन। हेंस ये रिएक्शन भी आपके पास एक रेडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होना कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और अभी मैं बोल रहा हूँ कि कौन सी रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन। ध्यान रखना बच्चों, सिंगल जो रिएक्शन है उसकी मोर देन वन टाइप बन सकती है, उसकी मोर देन वन टाइप बन सकती है, ठीक है। ये रिएक्शन आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी है एंड ये रिएक्शन आपके पास रेडॉक्स रिएक्शन भी है। और करें एग्जांपल, इसमें आप कर सकते हो PbO प्लस में C, ये बन जाएगा आपके पास Pb प्लस में CO। PbO प्लस में C, ये बन गया Pb प्लस में CO। Pb लेड होता है। देखो बच्चों, बिफोर द रिएक्शन जो Pb है उसके साथ O अटैच है, बट आफ्टर द रिएक्शन O क्या हो रहा है रिमूव हो रहा है। इसका मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब आपके पास क्या आ जाएगा रिडक्शन, ठीक है। बिफोर द रिएक्शन C के साथ ऑक्सीजन नहीं है, बट आफ्टर द रिएक्शन C के साथ क्या आ रही है ऑक्सीजन आ रही है, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या बन जाएगा ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन भी आपके पास क्या होगी रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होगी रेडॉक्स रिएक्शन। अगेन ऐसी रिएक्शंस जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आपको दोनों साथ साथ देखने को मिले, उसी को आप क्या बोल देते हो रेडॉक्स रिएक्शंस बोल देते हो, या आप इनको बोलते हो रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो जाएगा। जनरली आपके पास प्योरली जो ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर गिवन रिएक्शन के अंदर रिडक्शन हुआ है तो ऑक्सीडेशन भी होगा, और अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो रिडक्शन भी होगा। अब बच्चों मैंने आपको क्लासिकल डेफिनेशन तो बता दी थी, किसकी रिडक्शन की और ऑक्सीडेशन की। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अगेन ऑक्सीडेशन होता है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आपके पास क्या होता है रिडक्शन होता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होता है, लेकिन जो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है वो आपके पास क्या होता है ऑक्सीडेशन। इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन आती है, आप उसको भी थोड़ा सीख लो, कई बार वहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, किसको लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स को, हम बोलते हैं उसमें क्या आ रहा है ऑक्सीडेशन। मान लो आपके पास एक कोई सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, और किसका फॉर्मेशन कर रहा है पॉजिटिव आयंस का। सिंस ये जो हमारे पास ए है इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया और फॉर्मेशन किया ए पॉजिटिव का, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे ए क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, मतलब इसमें क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लो आपके पास कोई बी सब्सटेंस है, उसने इलेक्ट्रॉन्स को लिया और किसका फॉर्मेशन कर दिया बी नेगेटिव का। सिंस इस रिएक्शन के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर जो बी है वो इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है और नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन कर रहा है, तो बी आपके पास क्या हो गया रिड्यूस हो गया, ठीक है। इससे पहले अगेन जो आपने डेफिनेशन की थी वो आपके पास क्लासिकल डेफिनेशन है, मतलब ओल्ड डेफिनेशन है। इसको हम क्या बोलते हैं मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, या आप इसको बोलते हो इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, क्योंकि इस डेफिनेशन के अंदर आप इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करते हो, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बच्चों समटाइम्स आप बोलते हो डी इलेक्ट्रोनेशन, डी इलेक्ट्रोनेशन।
एंड जो हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेशन। ठीक है, तो समटाइम्स क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन होता है उसको हम बोलते हैं डी इलेक्ट्रोनेशन, और जो रिडक्शन होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोनेशन। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको अभी बताया 2Mg प्लस में O2, रिजल्ट आपके पास क्या बनता है 2MgO। ठीक है, ये जो बच्चों हमारे पास कंपाउंड बना MgO, इसमें जो मैग्नीशियम इस पे चार्ज क्या होता है प्लस का 2 एंड O पे चार्ज क्या होता है माइनस का 2। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि जो Mg है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mg2 पॉजिटिव के अंदर। अब ये जो Mg है Mg2 पॉजिटिव में तभी कन्वर्ट हो सकता है जब ये Mg क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज, यानी इस रिएक्शन के अंदर मैग्नीशियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, तभी तो Mg2 पॉजिटिव में वो कन्वर्ट हुआ। यानी मैग्नीशियम में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जो मैग्नीशियम है ये आपके पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड। बात करें ऑक्सीजन की, O2 नेगेटिव, आपके पास क्या बना O2 नेगेटिव। ये जो ऑक्सीजन है O2 नेगेटिव में तभी कन्वर्ट हो सकता है जब ऑक्सीजन क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन। सिंस यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, तो उसका मतलब ऑक्सीजन में क्या आ गया आपके पास, रिडक्शन। क्या आ गया, रिडक्शन। ठीक है, अगेन इलेक्ट्रॉन्स का जो लॉस होता है वो तो आपके पास ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का जो गेन होता है वो आपके पास क्या होता है, रिडक्शन होता है। इस रिएक्शन के अंदर जो आपके पास मैग्नीशियम है वो हमारे पास बना रहा था Mg2 पॉजिटिव, और हमें पता है मैग्नीशियम से Mg2 पॉजिटिव तभी बनेगा जब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा। ठीक है, मतलब मैग्नीशियम में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस यानी ऑक्सीडेशन। एंड ऑक्सीजन कन्वर्ट हो रहा है O2 नेगेटिव के अंदर। इस O से O2 नेगेटिव तभी बनेगा जब वो क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन, यानी क्या आ गया आपके पास, रिडक्शन। ठीक है, ये थी बच्चों हमारे पास मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ किसकी, रिडक्शन की, ऑक्सीडेशन की। हालांकि अभी तक इसका लिटिल यूज़ है, लेकिन आप फिर भी ध्यान रख लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है MCQs या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो ये था बच्चों हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम समझते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। नाउ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। इनिशियली ध्यान रखना, ये जो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं इनको आप ऑक्सीडेंट्स भी बोलते हो। क्या बोलते हो, ऑक्सीडेंट्स। एंड ये जो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं इनको बोलते हो रिडक्टेंट्स। क्या बोलते हो, रिडक्टेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को ऑक्सीडेंट्स भी बोला जाता है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं इनको हम रिडक्टेंट्स के नाम से भी जानते हैं। डेफिनेशन बच्चों उनकी बहुत ही आसान है। आप क्या बोलते हो, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन के अंदर हेल्प करता हो या जो ऑक्सीडेशन करवाता हो उसी को आप क्या बोलते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो रिडक्शन करवाता हो, जो रिडक्शन में हेल्प करता हो, उसको आप क्या बोलते हो, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन के अंदर हेल्प करते हैं उनको तो आप बोलते हो ऑक्सीडेंट्स, एंड जो रिडक्शन में हेल्प करते हैं उनको हम बोलते हैं रिडक्टेंट्स। अब हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन गिवन हो सकती है एंड बोलेगा उसके अंदर जो ऑक्सीडेंट बनेगा, रिडक्टेंट बनेगा, वो आइडेंटिफाई कीजिए। तो आप कैसे करोगे आइडेंटिफाई, वो हम सीखते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल एवोलेट करते हैं। एग्जांपल आपके पास ये CuO प्लस में H2 एंड आफ्टर द रिएक्शन आपके पास बना Cu प्लस में H2O। ये आपके पास एक रेडॉक्स रिएक्शन है जिसके अंदर मुझे आइडेंटिफाई करना है क्या, रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट। कैसे रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट आप आइडेंटिफाई करोगे, इनिशियली आप लोगों ने करना क्या है, इन द गिवन रेडॉक्स रिएक्शन आप आइडेंटिफाई करोगे किस पोर्शन के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस पोर्शन के अंदर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, चेक करते हैं। CuO आफ्टर द रिएक्शन क्या बना, Cu, मतलब ये जो Cu है कॉपर, इससे ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आपके पास क्या होता है, क्या होता है भाई, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। मतलब इस पोर्शन में क्या आ गया, रिडक्शन हो गया, जहाँ पे CuO से क्या बना, Cu। अब चेक करते हैं, यहाँ पर H2 से क्या बन रहा है, H2O। पहले ऑक्सीजन ऐड नहीं था, बट आफ्टर द रिएक्शन ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। मतलब H2 में ऑक्सीजन ऐड होगी एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आपके पास क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इन द गिवन रेडॉक्स रिएक्शन इनिशियली हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे किस पोर्शन के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस में रिडक्शन हो रहा है। आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इतना होने के बाद आप सबसे पहले निकालोगे ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, फिर आप निकालोगे रिड्यूस्ड सब्सटेंस। ठीक है,
इतना होने के बाद हमारा आ जाएगा ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट। अब देखो बच्चों, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस और रिड्यूस्ड सब्सटेंस आप कैसे निकालोगे। पहली बात ध्यान रखना, वो सब्सटेंस जो आपके पास ऑक्सीडाइज्ड होता है या फिर रिड्यूस्ड होता है वो हमेशा कहाँ होते हैं, रिएक्टेंट्स के अंदर। कहाँ पे होते हैं, रिएक्टेंट्स के अंदर। आप सिंपली देखो, रिएक्टेंट के अंदर वो सब्सटेंस जिसमें क्या आ रहा है, रिडक्शन, उसको तो आप बोल दोगे रिड्यूस्ड। क्या बोल दोगे, रिड्यूस्ड। एंड रिएक्टेंट के अंदर वो सब्सटेंस जो आपके पास जा रहा है ऑक्सीडेशन में, किसमें जा रहा है, ऑक्सीडेशन के अंदर, उसको बोल दोगे ऑक्सीडाइज्ड। क्या बोल दोगे, ऑक्सीडाइज्ड। आसानी से बता सकते हो, सिंस CuO आपके पास जा रहा है रिडक्शन के अंदर, तो मैं ये बोल दूंगा बनेगा रिड्यूस्ड सब्सटेंस। ठीक है, CuO आपके पास क्या बना, रिड्यूस्ड सब्सटेंस। एंड वो सब्सटेंस रिएक्टेंट्स के अंदर जो जाएगा ऑक्सीडेशन के अंदर, उसको आप बोल दोगे ऑक्सीडाइज्ड। कौन जा रहा है ऑक्सीडेशन के अंदर, H2। तो H2 आपके पास क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड। कर लोगे आइडेंटिफाई। पहली बात क्या, जो भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होता है या रिड्यूस होता है वो हमेशा कहाँ मिलेगा, रिएक्टेंट्स के अंदर। आपने कभी भी प्रोडक्ट नहीं देखना है। सिंपली रिएक्टेंट के अंदर वो सब्सटेंस जो जा रहा है ऑक्सीडेशन के अंदर वो तो बन जाएगा ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। एंड रिएक्टेंट के अंदर वो सब्सटेंस जो जा रहा है रिडक्शन के अंदर वो बन जाएगा रिड्यूस्ड सब्सटेंस। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीडेंट की और रिडक्टेंट की। अगर आपने दो चीज़ें निकाल ली है तो आप आसानी से बता सकते हो कि जो ऑक्सीडेंट है वो क्या बनेगा, रिडक्टेंट है वो क्या बनेगा। ध्यान रखना, वो सब्सटेंस रिएक्टेंट्स के अंदर जो कि जा रहा है रिडक्शन के अंदर, जो कि रिड्यूस्ड हो रहा है, वो हमेशा बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड वो सब्सटेंस रिएक्टेंट्स के अंदर जो कि जा रहा है ऑक्सीडेशन के अंदर, वो आपके पास क्या बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा होता है, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ वो तो आपके पास क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और वो सब्सटेंस जो आपके पास रिड्यूस हुआ वो क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडेंट की बात करें तो जो रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस कौन हुआ है, CuO। ये आपके पास क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीडेंट। बात करें रिडक्टेंट की तो जो ऑक्सीडाइज हुआ है वही बनेगा रिडक्टेंट। कौन हुआ ऑक्सीडाइज, H2। तो H2 आपके पास क्या बन जाएगा, रिडक्टेंट हो जाएगा। ये था बच्चों हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का कंसेप्ट। होप आपको ये सारा समझ में आ चुका होगा। अभी हम कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। अभी बच्चों हमें कुछ क्वेश्चन गिवन है। इन सभी क्वेश्चंस के अंदर हमें फाइंड करना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस हमारे पास काम कर रहा है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड कौन सा सब्सटेंस हमारे पास काम कर रहा है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। चलो फाइंड करते हैं। फर्स्ट केमिकल इक्वेशन 3MnO + 4Al, ये आपके पास बना 3Mn और 2Al2O3। ठीक है, इनिशियली हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन सा रिड्यूस्ड हो रहा है। उसके बाद ऑटोमेटिक हमारा क्या निकल जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। चेक करते हैं। यहाँ देखो MnO, आफ्टर द रिएक्शन क्या बना, Mn। मतलब ये जो मैंगनीज है इससे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। अगेन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। मतलब इस पोर्शन में क्या आ गया, रिडक्शन। ये होगा रिडक्शन। ठीक है, अब यहाँ देखो एल्यूमिनियम से क्या बना, Al2O3। पहले Al के साथ ऑक्सीजन नहीं था, आफ्टर द रिएक्शन ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है आपके पास, ऑक्सीडेशन। मतलब इस पोर्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जब भी आपको ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट के बारे में पता करना हो, सबसे पहले आप क्या करोगे, इन द गिवन रेडॉक्स रिएक्शन आइडेंटिफाई करोगे किस पोर्शन के अंदर रिडक्शन हो रहा है और किस पोर्शन के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है। हमने कर लिया फाइंड। अब चेक करो कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन सा रिड्यूस्ड हो रहा है। एंड ये सब्सटेंस आपको कहाँ मिलेंगे, हाँ, रिएक्टेंट के अंदर। MnO रिडक्शन में जा रहा है तो आप क्या बोलोगे, जो सब्सटेंस आपके पास रिड्यूस्ड हो रहा है वो आपके पास क्या है, MnO। रिडक्शन में जाता है वो क्या बनता है, रिड्यूस्ड। Al में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो Al आपके पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड। कैसा हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो रहा है वो हमारे सामने आ चुके हैं। MnO रिड्यूस्ड हो रहा है और Al क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड। अब बात करते हैं ऑक्सीडेंट की और रिडक्टेंट की। बहुत ही आसान, क्या करोगे, जो सब्सटेंस अगेन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है वो तो क्या बनेगा आपके पास, रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा था ना। एंड जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो रहा है वो क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
4 के 4 हमारे आंसर आ चुके हैं। ठीक है, MnO क्या आ रहा है, रिड्यूस्ड, Al क्या आ रहा है, ऑक्सीडाइज्ड। MnO आपके पास बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और Al आपके पास क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड, Fe2O3 एंड यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, Fe, मतलब ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिमूवल हो गया फ्रॉम द Fe, यानी Fe आपके पास क्या हो रहा है भाई, रिड्यूस्ड। यहाँ बोलोगे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, CO से क्या बन रहा है, CO2। पहले ओनली 1 ऑक्सीजन था, अभी क्या आ गया, 2 ऑक्सीजन आ गए, मतलब ऑक्सीजन क्या हुआ, ऐड हुआ, यानी इस पोर्शन में क्या आ रहा है आपके पास, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब रिएक्टेंट के अंदर वो सब्सटेंस जो रिडक्शन में जाता है उसको आप क्या बोलते हो, रिड्यूस्ड सब्सटेंस। Fe2O3 आपके पास क्या रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। रिएक्टेंट के अंदर वो सब्सटेंस जो कि जाता है ऑक्सीडेशन के अंदर उसको आप क्या बोलते हो, ऑक्सीडाइज्ड। CO आपके पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, मतलब ये बन जाएगा ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीडेंट की और रिडक्टेंट की। अगेन वो सब्सटेंस जो रिड्यूस्ड होता है वो आपके पास क्या बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड वो सब्सटेंस जो हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है, वो क्या बन जाएगा आपके पास, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम करते हैं हमारा थर्ड पार्ट। देखो बच्चों, इन द थर्ड पार्ट Na+Cl2 क्या बन रहा है, NaCl। इस क्वेश्चन के अंदर ना तो आपको ऑक्सीजन दिख रही है और ना ही हाइड्रोजन दिख रही है। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे क्लासिकल कंसेप्ट है उसका यूज़ नहीं कर सकते, आप जाओ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के पास। यहाँ पे Na पे चार्ज बनेगा प्लस का 1, Cl पे चार्ज क्या होता है, माइनस का 1। बताओ Na से Na+1 कब बनेगा, Na से Na+1 तभी बनेगा जब सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़। जब सोडियम इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा तब जाके क्या बनाएगा, Na+। ठीक है, एंड आपको पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। सिंस ये जो Na है Na+ में कन्वर्ट हो रहा है बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Na में क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, बात करें Cl की, Cl से क्या बन रहा है, Cl नेगेटिव, और Cl से Cl नेगेटिव तभी बन सकता है जब Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन। मैंने आपको बताया था कि जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसका मतलब क्या होता है, रिडक्शन, यानी Cl2 आपके पास क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, रिडक्शन। Na आपके पास वो सब्सटेंस बन जाएगा जो कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड। एंड ये जो Cl2 है ये आपके पास वो सब्सटेंस बन जाएगा जो क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड। ठीक है, अगेन वही बात, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होता है वो क्या बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, एंड जो आपके पास रिड्यूस्ड होता है वो क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कर लोगे। नाउ लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, Na+O2 ये बना Na2O। ठीक है, अब देखो बच्चों साफ दिख रहा है, सोडियम ऑक्सीजन क्या आ रही है, ऐड हो रही है, तो सोडियम क्या क्या आ गया, ऑक्सीडेशन। लेकिन आपको यहाँ पर रिडक्शन को पहचानने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, क्यों, अकेला O2 गिवन है, आप यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है उसी का यूज़ कर लो, आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे जो Na है वो है +1 की फॉर्म में और O पे चार्ज क्या आएगा, -2। अगेन Na से Na+ तभी बनेगा जब सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज। फिर से सोडियम में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। बात करें ऑक्सीजन की, O से क्या बना, O2 नेगेटिव। O से O2 नेगेटिव तभी बन सकता है जब O2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्सीजन में क्या आ जाएगा, रिडक्शन, क्योंकि जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो आपके पास क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, सोडियम आपके पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड। अगर ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, Ra, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीजन आपके पास क्या रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ये बन जाएगा रिड्यूस्ड सब्सटेंस, और अगर ये रिड्यूस्ड हो रहा है तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये थे बच्चों हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जो कि बेस्ड थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पर। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। अभी हम कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमें कुछ रिएक्शंस गिवन है एंड आपको हर एक रिएक्शन को क्लासीफाई करना है, मतलब आपको हर एक रिएक्शन के टाइप बताने कि टाइप कौन सी बनेगी, कम्बिनेशन बनेगा, डिकम्पोजिशन बनेगा, एक्सो, एंडो, सो ऑन। ठीक है, मतलब कौन सी रिएक्शन की टाइप बनती है आपको वो बतानी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन 2KNO3 से बना 2KNO2 प्लस में O2।
ध्यान से देखो, इसमें जो रिएक्टेंट है वो तो आपके पास क्या है, सिंगल है, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो कितने बन रहे हैं, 2। और ऐसी कोई भी रिएक्शन जहाँ पर एक रिएक्टेंट हो लेकिन जो प्रोडक्ट्स है वो बने 2 और मोर देन 2, उसको आप क्या बोलते थे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी जो फर्स्ट रिएक्शन है ये आपके पास क्या बन जाएगी, डीकम्पोजिशन, क्योंकि इसके अंदर सिंगल तो रिएक्टेंट है लेकिन जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके पास क्या आ रहे हैं, 2। और इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों, जिंक प्लस में सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। ये बना आपके पास जिंक नाइट्रेट प्लस में सिल्वर। ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर साफ दिख रहा है कि जो जिंक मेटल है और सिल्वर है इन दोनों में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन हो रहा है। कौन सा हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। जिंक क्या होता है, मोर एक्टिव होता है, दैट इज़ वाई जिंक क्या करेगा, यहाँ से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो रिएक्शन कौन सी होगी आपके पास, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंस इस रिएक्शन के अंदर Ag सिल्वर मेटल उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है बाय द जिंक मेटल। नाउ रिएक्शन नंबर 3, निकल नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, साथ में NOH है, आपके पास बना निकल हाइड्रोक्साइड प्लस में NaNO3। देखो बच्चों, ये जो रिएक्शन है इसको मुझे पढ़ने की भी जरूरत नहीं अच्छे से, क्यों, मैंने देख लिया एरो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड मैंने आपको स्पेशली बताया ऐसी कोई भी रिएक्शन जहाँ पर आपको एरो मिलता है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब रिएक्शन कौन सी बनेगी, प्रेसिपिटेशन। कौन सी, प्रेसिपिटेशन। ये जो आपके पास सब्सटेंस बना है ये आपके पास क्या आएगा, PPT, क्योंकि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके साथ ही आपको ये एरो मिल जाए चमकता हुआ, ठीक है, कौन सा, डाउनवर्ड एरो, इस कंडीशन के अंदर वो सब्सटेंस क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट, और रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कौन सी होगी आपके पास, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, बाय चांस मान लो ये मेरे पास एरो गिवन ना होता, फिर मैं क्या लिखता। ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मेनली जो हमारे पास PPT का फॉर्मेशन होता है वो किस तरह के रिएक्शंस के अंदर होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं उसको फिर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर एरो गिवन ना होता तो मैं लिखता डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो भी आपका सही आंसर माना जाता। नाउ 4th पार्ट, जिंक प्लस में HCl, ये बना ZnCl2 प्लस में H2। इस रिएक्शन के अंदर जो जिंक है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। जिंक हमारे पास मोर एक्टिव होता है, किसके कंपेयर में, हाइड्रोजन के कंपेयर में, मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। सिंस इस रिएक्शन के अंदर जिंक डिस्प्लेसमेंट कर रहा है किसकी, हाइड्रोजन की, तो रिएक्शन कौन सी बन जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगेन ये आपके पास बन गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट CuO से बना Cu प्लस में O2। ठीक है, सिंगल रिएक्टेंट है लेकिन जो प्रोडक्ट्स है वो कितने बन रहे हैं, अगेन 2। ठीक है, और ऐसी रिएक्शन जहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो तो आपके पास सिंगल होता है लेकिन जो प्रोडक्ट्स है वो बनते हैं 2 और मोर देन 2, उसको आप क्या बोलते हैं, अगेन डीकम्पोजिशन। तो ये आपके पास फिर से क्या बन जाएगी, डीकम्पोजिशन। इसके अलावा बताओ ये कौन सी रिएक्शन बन सकती है, ये आपके पास बन सकती है रेडॉक्स रिएक्शन। कैसे, देखो यहाँ पे जो कॉपर है ये +2 के फॉर्म में और जो ऑक्सीजन है -2 के फॉर्म में। या मैं सिंपली बोलूँ, कॉपर है, अभी O क्या है, अटैच है, आफ्टर द रिएक्शन O क्या होगा, रिमूव हो गया, तो कॉपर आपके पास क्या हो रहा है, रिड्यूस, क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। कॉपर में रिडक्शन होएगा लेकिन जो ऑक्सीजन इसमें क्या आएगा, ऑक्सीडेशन, तो आप क्या बोल दोगे इसको, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोल दोगे, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, सिंपली कॉपर +2 के फॉर्म में है, यहाँ पे 0 के फॉर्म में है। कॉपर +2 से 0 के फॉर्म में तभी आ सकता है जब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, एंड O2 नेगेटिव से O2 0 ये तभी बन सकता है जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। खैर छोड़ो, ये आपके पास हायर कंसेप्ट हो गया। आप सिंपली ध्यान रखो ये आपके पास क्या बनेगा, डीकम्पोजिशन का रिएक्शन। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया ये रेडॉक्स भी बनेगी। Cl2 प्लस में 2 NaBr, Br2 प्लस में 2 NaCl। क्लोरीन क्या होता है, ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो Cl क्या कर रहा है, यहाँ पे ब्रोमीन में डिस्प्लेसमेंट करवा रहा है। तो रिएक्शन कौन सी होगी, अगेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट MgO प्लस में C, ये बना CO प्लस में Mg। ध्यान से देखो, MgO आफ्टर द रिएक्शन क्या बना, Mg, मतलब ऑक्सीजन क्या अगर रिमूव हो गया, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बच्चों आपके पास क्या होता है, रिडक्शन, मतलब इस पार्ट में क्या होगा, रिडक्शन। C से क्या बना, CO, पहले O नहीं था बाद में O आ गया, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ये आपके पास क्या बन गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऐसी कोई भी रिएक्शन जहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको दोनों देखने को मिले उसको आप क्या बोलते हो, रेडॉक्स रिएक्शन या बोलते हो रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। सिंगल रिएक्टेंट है,
2 आपके पास प्रोडक्ट है, बिल्कुल आराम से बता सकते हो कौन सी रिएक्शन, फिर से डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन, ठीक है। 1 रिएक्टेंट ये रहा, 1 रिएक्टेंट आपके पास ये रहा, और जो प्रोडक्ट है वो कितना बना, ओनली 1 ही बना है, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे जो रिएक्टेंट्स हैं वो तो होते हैं 2 और मोर देन 2, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो तो सिंगल ही बने, उसको आप क्या बोलते हो, कम्बिनेशन। तो ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी आपके पास, कम्बिनेशन। नेक्स्ट, KOH प्लस में HCl, ये बना KCl प्लस में H2O। इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ देखो आयंस के बीच में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। जहाँ पे K पॉजिटिव था वहाँ पे आ जाएगा H पॉजिटिव, जैसे K पॉजिटिव की जगह पर H पॉजिटिव आएगा, क्या बनेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। एंड मैंने आपको बताया था H पॉजिटिव OH नेगेटिव इज इक्वल टू क्या होता है, H2O, ये बना H2O। एंड जो H पॉजिटिव है वहाँ चला जाएगा K पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा, KCl। तो रिएक्शन कौन सी होगी आपके पास, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसके अलावा बच्चों आप इसको क्या बोल सकते हो, KOH हमारे पास क्या होता है, एक बेस होता है, ये आप पढ़ोगे एसिड बेस चैप्टर के अंदर। और HCl क्या होता है, एसिड, ये तो आप सभी को पता ही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब एक एसिड बेस से रिएक्शन करता है या फिर जब एक बेस एसिड से रिएक्शन करता है, इस तरह रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोलते हो, न्यूट्रलाइजेशन। तो आप इसको न्यूट्रलाइजेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। ये था बच्चों हमारे पास रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन। समटाइम्स हमारे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। अभी बच्चों मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है कोरोजन और रेसिडिटी। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। कोरोजन क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, जब भी मेटल्स टच में आती है, किसके टच में आती है, वाटर के टच में, एयर के टच में, या फिर केमिकल्स जैसे एसिड्स के टच में, इस कंडीशन के अंदर मेटल्स क्या खराब होना शुरू कर देती है। इसी प्रोसेस को आप क्या बोल देते हो, कोरोजन ऑफ मेटल्स। क्या बोलते हो, कोरोजन ऑफ मेटल्स, ठीक है। इसका जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो ये बनता है, इट इज़ द वीकनिंग ऑफ द मेटल्स, इट इज़ द वीकनिंग ऑफ द मेटल्स ड्यू टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज वाटर, एयर और एसिड्स। जब भी हमारे पास मेटल्स अगेन टच में आएगी, वाटर के, एयर के या फिर एसिड्स के, इस कंडीशन के अंदर मेटल्स क्या खराब होना शुरू कर देती हैं, वीक होना शुरू कर देती है। इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, कोरोजन। क्या बोलते हो, कोरोजन। जनरली आप लोगों ने नोट किया होगा कि जो हमारे पास Fe के आर्टिकल्स होते हैं, लोहे की चीज़ें होती है, जब भी हमारे पास ये खुले में होती है, हवा के टच में आती है, वाटर के टच में आती है, इस कंडीशन के अंदर इन पे हमारे पास एक ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है, जिसको आप क्या बोलते हो, रस्ट। ये जो हमारे पास सिल्वर के आर्टिकल्स होते हैं, जब भी हमारे पास हवा के टच में आते हैं, इस कंडीशन के अंदर जो सिल्वर होता है उसके सरफेस पे क्या होता है, हमारे पास एक ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है, ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। ये भी हमारे पास कोरोजन का एग्जांपल है। या फिर जो हमारे पास कॉपर के आर्टिकल्स होते हैं, उनके सरफेस पे क्या होता है, ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये भी हमारे पास क्या, कोरोजन है। क्या है, कोरोजन। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास 3 क्वेश्चन बनेंगे शॉर्ट। पहला आपसे पूछेगा कोरोजन होता क्या है, ठीक है। दूसरा आपसे पूछेगा रस्ट का फॉर्मूला बताइए, किसका, रस्ट का फॉर्मूला। तो रिमेंबर जो हमारे पास रस्ट होता है, रस्ट का जो फॉर्मूला बनता है वो आपके पास बनता है Fe2O3.XH2O। ये होता है रस्ट का फॉर्मूला। एक आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ रस्ट का केमिकल नेम क्या होता है। रस्ट का केमिकल नेम क्या होता है, केमिकल नेम ऑफ रस्ट। देखो बच्चों, रस्ट को हम बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। वाटर की लेवल आ गया हाइड्रेटेड। एंड ये जो Fe2O3 होता है, ये हमारे पास आयरन का ऑक्साइड होता है, जिसको आप बोलते हो फेरिक ऑक्साइड। फिर क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि जो हमारे पास सिल्वर के आर्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास ब्लैक हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ऐसा क्यों। तो आप बोलोगे सिल्वर जो होती है हमारे पास, अगर सल्फर प्रेजेंट है कहाँ पर, एयर के अंदर, अगर सल्फर प्रेजेंट है एयर के अंदर तो सिल्वर क्या करता है, उससे रिएक्शन कर लेता है एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड, जिसका फॉर्मूला क्या आता है, Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर के जो आर्टिकल्स होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ऐसा इसलिए क्योंकि एयर में हमारे पास क्या होती है, सल्फर प्रेजेंट होती है एंड सिल्वर क्या करती है, सल्फर से रिएक्शन करके फॉर्मेशन करती है किसका, सिल्वर सल्फाइड का। एंड ये जो सिल्वर सल्फाइड बना ये दिखने में कैसा होता है, ब्लैक। कैसा होता है, ब्लैक, ब्लैक इन द कलर। आपसे पूछ सकता है कि जो कॉपर के आर्टिकल्स होते हैं वो ग्रीन क्यों हो जाते हैं। तो आप क्या बोलोगे, जो कॉपर के आर्टिकल्स होते हैं उनके सरफेस पे क्या है, लेयर बनती है किसकी,
बेसिक कॉपर कार्बोनेट की। यह आपके पास होता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, एंड ये दिखने में कैसा होता है, ग्रीन होता है। कैसा होता है, ग्रीन। सिंस जो हमारे पास कॉपर के आर्टिकल्स होते हैं उनके सरफेस पे क्या होता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर बन जाती है, जो कि दिखने में कैसी होती है, ग्रीन होती है। तो इसी से क्या होता है, जो आपको कॉपर है वो दिखता है ग्रीन। कैसा दिखता है, ग्रीन। ठीक है, यानी आयरन के सरफेस पे क्या बन गई, ब्राउन कलर की पाउडर लेयर बनती है, एंड वो लेयर किसके बनती है, रस्ट की। एंड रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। सिल्वर के जो आर्टिकल्स होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हो जाते हैं हमारे पास ब्लैक कलर के। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सिल्वर होती है एयर में सल्फर प्रेजेंट है, उससे रिएक्शन कर लेती है और किसका फॉर्मेशन करती है, सिल्वर सल्फाइड का, जो कि कलर में कैसा होता है, ब्लैक। एंड जो कॉपर के आर्टिकल्स हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर वो हमारे पास ग्रीन कलर के हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो कॉपर होता है रिएक्शन करके एयर से किसका फॉर्मेशन करता है अपने सरफेस पर, बेसिक कॉपर कार्बोनेट लेयर का, जो कि दिखने में कैसे होती है, ग्रीन। ठीक है, अब बच्चों मेन क्वेश्चन आपका यहाँ से एक और ये बनेगा, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, कमर्शियल जो आपको पता है मेटल हम यूज़ करते हैं वो कौन सी है, आयरन है। ठीक है, आपसे पूछेगा अगर मुझे आयरन की रस्टिंग रोकनी है तो उसके लिए आप कौन कौन से मेथड यूज़ कर सकते हो। हमने सीख लिया रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो एक कोरोजन है। ठीक है, कोरोजन का प्रोसेस है, और कोरोजन किस लिए होता है, जब हमारे पास मेटल्स टच में आती है, किसके, वाटर के टच में और एयर के टच में। रिमेंबर आयरन में रस्टिंग तभी होएगी, रस्ट का फॉर्मेशन तभी होएगा जब हमारा जो Fe है मेटल, आयरन मेटल टच में आएगा, किसके टच में आएगा, वाटर के टच में और एयर के टच में। ठीक है, अगर आयरन जो मेटल है वाटर और एयर दोनों के टच में आता है, इसी कंडीशन में इसमें रस्टिंग पॉसिबल है। एक चीज़ ध्यान रखना, आप आयरन को अकेला वाटर दो, क्या दो, अकेला वाटर, उसको एयर ना दो, उसमें रस्टिंग नहीं होगी। आप आयरन को अकेली एयर दो, वाटर ना दो, उसमें रस्टिंग नहीं होगी। ठीक है, मतलब आयरन में रस्टिंग तभी हो सकती है जब उसका वाटर और एयर कैसे मिलेंगे, साइमल्टेनियसली। क्या मिलेंगे, साइमल्टेनियसली। अगर मुझे आयरन की रस्टिंग रोकनी है तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो हमारी आयरन मेटल है ना तो वाटर के टच में आए और ना ही एयर के टच में आए। ठीक है, उससे हम रस्टिंग को रोक सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास वेरियस मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है और सबसे चीप मेथड है हमारे पास ये गैल्वेनाइजेशन, बाय पेंटिंग। सबसे सस्ता और आसान बाय पेंटिंग। हम क्या करेंगे, जो लोहे की चीज़ें हैं, आयरन के आर्टिकल्स हैं, उन पे पेंट कर देंगे। जैसे आप पेंट करोगे तो जो हमारे पास लोहे की चीज़ें हैं उनके ऊपर एक लेयर बन जाएगी, किसकी, पेंट की। एंड वो लेयर क्या करेगी, जो आयरन के आर्टिकल्स हैं उनको ना तो वाटर के टच में आने देगी और ना ही एयर के टच में आने देगी। हेंस जो रस्टिंग है वो प्रिवेंट हो सकती है। मैक्सिमम यही करते हैं। सेकंड है बाय ऑयलिंग, या आप इसको बोलते हो ग्रीसिंग। आप क्या कर सकते हो, जो लोहे की चीज़ें हैं उनमें ऑयलिंग कर सकते हो, ग्रीसिंग कर सकते हो। बच्चों जो काम पेंट ने किया वही काम करेगा ऑयल और ग्रीस। ठीक है, ये जो ऑयल है, ग्रीस है, ये भी क्या करते हैं, लोहे की चीज़ों पर, लोहे के सरफेस पर एक प्रोटेक्टिंग लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। उस प्रोटेक्टिंग लेयर से होता क्या है, जो हमारा लोहे का आर्टिकल होता है ना तो वाटर के टच में आता है और ना ही एयर के टच में आता है, हेंस उसमें रस्टिंग नहीं हो पाती है। थर्ड जो हमारे पास मेथड है उसको आप बोलते हो गैल्वेनाइजेशन। ये गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में होता क्या बच्चों, मान लो ये आपके पास कोई Fe का बॉक्स है। ठीक है, और हमें पता है Fe में क्या रस्टिंग हो सकती है, आयरन में रस्टिंग हो सकती है। इस आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए मैं इसके ऊपर एक लेयर चढ़ाता हूँ, थिक लेयर, एंड ये लेयर होती है जिंक मेटल की। किसकी है ये, जिंक मेटल की। अभी मुझे बताओ वाटर और एयर के टच में कौन आएगा, जिंक आएगा। ठीक है, अगर कोरोजन होता भी है तो किस में होएगा, जिंक में होगा। मतलब जो खराब होगा वो कौन होगा, जिंक। क्या हमारी जो आयरन मेटल है वो खराब होगी, नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी, सेफ हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, जो लोहे की चीज़ें हैं, आयरन के आर्टिकल्स हैं, उनको रस्टिंग से बचाने के लिए उनके सरफेस पर एक प्रोटेक्टिंग लेयर बनाते हैं, किसकी, जिंक मेटल की। ठीक है, इसी को आप क्या बोलते हो, गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हो, गैल्वेनाइजेशन। लोहे के आर्टिकल्स को जंग से बचाने के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए उनके सरफेस पर जिंक मेटल के एक प्रोटेक्टिंग लेयर चढ़ा दी जाती है। इसी को आप क्या बोलते हो, गैल्वेनाइजेशन, एंड आल्सो नोन एज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। इसको हम समटाइम्स सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन भी बोल देते हैं। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जिंक अपना सैक्रिफिकेशन कर रहा है, किसके लिए, आयरन के लिए। ठीक है, मैंने बोला जो टच में आएगा, वाटर और एक जो टच में आएगा वो कौन आएगा, जिंक आएगा। तो खराब कौन आएगा, जिंक।
ठीक है। तो जिंक मेटल खुद ख़राब हो रही है, किसको बचाने के लिए, Fe को बचाने के लिए। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। तो जिंक मेटल यहाँ पे अपना सैक्रिफिकेशन कर रहा है, आपने बोल दिया सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। एक काम बच्चों आप ये कर सकते हो, बाय टिन और क्रोमियम, टिन और क्रोमियम प्लेटिंग। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो आयरन के आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर एक लेयर डिपॉजिट कर देंगे, किसकी, टिन मेटल की या फिर क्रोमियम मेटल की। जो टिन मेटल है, क्रोमियम मेटल है, काफ़ी लेस रिएक्टिव होते हैं, इनमें आसानी से कोरोजन नहीं होता है। ठीक है, तो लोहे को जंग से बचाने के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, उनके ऊपर, लोहे के आर्टिकल्स के ऊपर टिन या क्रोमियम की एक प्लेटिंग कर देंगे, परत चढ़ा देंगे। इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, टिन और क्रोमियम प्लेटिंग। जो आपके घरों में टैप्स आती है, जो हमारे साइकिल के हैंडल्स होते हैं, ठीक है, जो आप स्पून यूज़ करते हो, उन सब के अंदर क्या होता है, टिन और क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। तो ये था बच्चों हमारे पास कोरोजन। कोरोजन होता क्या है, रस्ट क्या होता है, रस्ट का फॉर्मूला बताइए, रस्ट का केमिकल नेम बताइए। सिल्वर के आर्टिकल्स ब्लैक क्यों हो जाते हैं, कॉपर के आर्टिकल्स ग्रीन क्यों हो जाते हैं, जो रस्टिंग है उसको रोक कैसे सकते हो, उसके लिए आप वेरियस मेथड्स बताओ। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है या सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन क्या होता है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। जनरली यहाँ से हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस पुट कर लिए जाते हैं। ठीक है, नाउ बच्चों आफ्टर द कोरोजन अभी हम करते हैं हमारा लास्ट रेंसिडिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल रेंसिडिटी होती क्या है, देखो हम क्या बोलते हैं, जब भी फूड आइटम्स, ऐसी फूड आइटम्स जो कि हमारे पास ऑयल या फैट में बनी होती है, आप उन्हें एक्सपोज करते हो, खुले में छोड़ देते हो फॉर ए लॉन्ग टाइम। इस कंडीशन के अंदर ये जो फूड आइटम्स होती हैं एयर से रिएक्शन करती हैं, हेंस इनमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एंड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ये जो हमारे पास फूड आइटम्स होती हैं, इनका जो स्मेल है, टेस्ट है, कलर है, टोटली बदल जाता है। तो आप क्या बोलते हो कि जो हमारी फूड आइटम है वो क्या होगी, स्पॉइल होगी, खराब होगी, रेंसिड होगी। इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, रेंसिडिटी ऑफ द फूड। क्या बोलते हो, रेंसिडिटी ऑफ द फूड। ठीक है, यानी जब भी हमारे पास फूड आइटम्स अगेन जो कि ऑयली हैं या फिर फैटी है, अगर आप उन्हें खुले में छोड़ दोगे, इस कंडीशन में वो हमारे पास हवा से रिएक्शन करेंगी। किससे, हवा से। हवा का मतलब है ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगी, उनमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। आफ्टर द ऑक्सीडेशन वो जो फूड आइटम है वो ख़राब हो जाती है। इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, रेंसिडिटी ऑफ द फूड। ठीक है, अभी बच्चों हम डिस्कस करेंगे मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी ऑफ द फूड। ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम फूड की रेंसिडिटी को रोक सकते हैं। अब हमने एक चीज़ ये सीख ली कि फूड में रेंसिडिटी तभी हो सकती है जब फूड किसके टच में आएगा, एयर के टच में आएगा, और उसमें क्या आएगा, ऑक्सीडेशन होगा। हम कुछ ऐसा करें कि जो फूड है वो हमारे पास एयर के टच में नहीं आए और उसमें ऑक्सीडेशन नहीं हो, तो नॉर्मल सी बात है, रेंसिडिटी प्रिवेंट की जा सकती है। ठीक है, तो जो हमारे पास पहला मेथड आता है रेंसिडिटी को रोकने के लिए, वो है बाय यूजिंग द रेफ्रिजरेटर। बाय यूजिंग द रेफ्रिजरेटर। आप क्या बोलते हो, देखो आप सभी घरों में रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हो, फ्रिज यूज़ करते हो। ठीक है, फ्रिज में टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। हर एक रिएक्शन को होने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ठीक है, आप क्या बोलते हो कि जो हमारे पास रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज होता है, ठीक है, उसमें टेम्परेचर क्या होता है, काफ़ी कम होता है। इनफैक्ट टेम्परेचर इतना कम होता है कि जो रेंसिडिटी के लिए ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है वो हो ही नहीं पाती। दैट इज़ वाई जो हमारा फूड होता है वो रेंसिड नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। कहाँ पर, इन द रेफ्रिजरेटर। ठीक है, अगेन इन द रेफ्रिजरेटर और फ्रिज टेम्परेचर क्या होता है, काफ़ी कम होता है। इतने कम टेम्परेचर पे जो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होता है फूड के अंदर वो हो ही नहीं पाता। दैट इज़ वाई फूड हमारा रेंसिड होने से बच जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात करें, सेकंड पॉइंट होता है बच्चों हमारे पास बाय यूजिंग द एयर टाइट कंटेनर्स। एयर टाइट कंटेनर्स, एयर टाइट कंटेनर्स क्या होते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स। देखो बच्चों नेम में आ रहा है एयर टाइट। ये हमारे पास ऐसे कंटेनर्स हैं जिनके अंदर ना तो एयर की एंट्री हो सकती है और ना ही एयर एग्जिट कर सकती है। ठीक है, पहली बात तो एंट्री होती नहीं है तो एग्जिट कहाँ से करेगी। हम क्या करेंगे, ऐसे बॉक्सेस यूज़ करेंगे, कंटेनर यूज़ करेंगे जहाँ पे एयर की एंट्री नहीं हो सकती। नॉर्मल सी बात है, हम क्या करेंगे, हमारी जो फूड आइटम है उसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के रखेंगे। और ये हमारे पास वो कंटेनर है जिनके अंदर एयर की एंट्री नहीं हो सकती। अब एयर की एंट्री नहीं होगी तो फूड हमारे पास रिएक्शन नहीं करेगा विद द एयर, हिंस वो रेंसिड होने से बच जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था, बाय यूजिंग रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर। थर्ड पॉइंट बच्चों हमारे पास आता है कीपिंग, बाय कीपिंग फूड आइटम अवे फ्रॉम लाइट। हम क्या करेंगे, जो फूड आइटम है उसको लाइट से दूर रखेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट का मतलब है सनलाइट। जो फूड के अंदर रेंसिडिटी का प्रोसेस है वो काफ़ी जल्दी होता है, फास्टली होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो फूड आइटम है उसको लाइट से दूर रखोगे ताकि उसमें जो रेंसिडिटी का प्रोसेस है वो काफ़ी धीरे हो जाए या फिर हो ही ना। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है
बाय यूजिंग इनर्ट गैसेस ड्यूरिंग पैकिंग। हम क्या करेंगे, जब भी इन फूड आइटम्स की पैकिंग करेंगे हम यूज़ करेंगे इनर्ट गैसेस का। अब ये इनर्ट गैसेस क्या होते हैं? इनर्ट गैसेस हमारे पास वो गैसेस होती है जो किसी से भी रिएक्शन नहीं करती, इसमें आपके पास आ जाएगा यहाँ पर N2 आ जाएगा, अमोनिया आ जाएगा, ठीक है। इनको आप बोलते हो इनर्ट गैसेस। हम क्या करेंगे, जब भी फूड आइटम्स की पैकिंग करेंगे तो पैकिंग के दौरान क्या करेंगे, इन गैसेस का हम यूज़ कर लेंगे, नाइट्रोजन का या फिर अमोनिया का। NH3 क्या होता है? अमोनिया गैस। ये इनर्ट गैसेस होती है, ये ना तो फूड आइटम से खुद रिएक्शन करेंगी और ना इसको किसी से रिएक्शन करने देगी, हिंस हमारा फूड है वो रेसिड होने से बच जाएगा। आप चिप्स खाते हो, आप कुरकुरे यूज़ करते हो, तो आपने सभी ने नोट किया होगा जो पैकेट्स हमारे पास आते हैं कुरकुरे के या चिप्स के, उन सब में क्या हवा भरी होती है, ठीक है। तो वो जो हवा होती है एक्चुअली में हमारे पास किसकी होती है? नाइट्रोजन की या फिर अमोनिया की। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो चिप्स है या कुरकुरे हैं वो भी हमारे पास क्या ऑयली और फैटी आइटम्स होती हैं, वो रेंसिड ना हो। लास्ट है बच्चों हमारे पास बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? जैसे कि आपने देख लिया कि जब भी हमारे पास रेंसिडिटी होएगी फूड का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होएगा, एंड हमें ऑक्सीडेशन को रोकना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस वर्ड का मतलब समझो, व्हाट इज़ एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे पास वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे। हम क्या करेंगे, हमारी जो फूड आइटम्स हैं उनके अंदर ये केमिकल्स ऐड कर देंगे, ठीक है। सिंस ये केमिकल्स फूड के अंदर ऑक्सीडेशन होने नहीं देंगे, दैट इज़ वाई जो फूड है वो हमारा रेंसिड होने से बच जाएगा, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे पास वो केमिकल सब्सटेंस जो फूड के अंदर ऑक्सीडेशन को ना होने दे। तो ये थे हमारे पास मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी ऑफ द फूड। थोड़ा मैं फिर से रिपीट करता हूँ। बाय रेफ्रिजरेटर, हम क्या करेंगे, जो फूड आइटम है उसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे ताकि जो फूड है वो रेंसिड ना हो, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर क्या होता है? काफ़ी कम होता है। टेम्परेचर इतना कम होता है कि जो हमारे पास रेंसिडिटी है उसके लिए ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो हो ही नहीं पाता, तो फूड ख़राब होने से बच जाएगा, रेंसिड होने से बच जाएगा। बाय यूजिंग द एयर टाइट कंटेनर, ये हमारे पास स्पेशल कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर एयर की एंट्री नहीं हो सकती। हम फूड को इनके अंदर डाल के रखेंगे। सिंस ये एयर को अपने अंदर आने नहीं देंगे तो नॉर्मल सी बात है, फूड इनसे रिएक्शन नहीं कर पाएगा, किससे? एयर से, हिंस वो रेंसिड होने से बच जाएगा। हम क्या करेंगे, जो फूड आइटम्स उनको लाइट से दूर रखेंगे, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट रेंसिडिटी का प्रोसेस क्या होता है? काफ़ी जल्दी होता है, फूड हमारा और जल्दी ख़राब होता है। हम क्या करेंगे, जब भी इन फूड आइटम्स की पैकिंग करेंगे, ड्यूरिंग द पैकिंग हम क्या करेंगे, इनर्ट गैसेस का यूज़ कर लेंगे। ये गैसेस हमारे पास वो गैसेस हैं जो फूड आइटम्स को किसी से रिएक्शन नहीं करने देंगी और न ही खुद फूड आइटम से ये खुद रिएक्शन करेंगी। बाय यूजिंग द एंटीऑक्सीडेंट्स, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करे उनको आप क्या बोलते हो? एंटीऑक्सीडेंट। जब भी हम क्या करेंगे, फूड यूज़ करेंगे, कौन सा? ऑयली या फैटी, हम मिक्स कर देंगे केमिकल्स, कौन से? एंटीऑक्सीडेंट्स। और ये केमिकल्स क्या करेंगे, फूड का जो ऑक्सीडेशन है उसको प्रिवेंट करेंगे, उसकी जो रेंसिडिटी है उसको प्रिवेंट करेंगे, हेंस वो फूड हमारे पास ख़राब नहीं होगा, सही रहेगा, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारे पास रेंसिडिटी। होप बच्चों आपको आज की वीडियो सारी समझ में आ चुकी होगी, जहाँ पर हमने कवर किया है हमारी रिमेनिंग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड हमने कवर किया है कोरोजन और रेंसिडिटी का प्रोसेस, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, समझना। अभी बाय, थैंक यू।